नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है गांव में सर्कस का खेल। एक छोटा सा पुराना गांव, जहां दिन ढलते ही शांति छा जाती थी, जहां मिट्टी की खुशबू और पेड़ों की सरसराहट ही सबसे बड़ा संगीत था। वहां एक दिन कुछ अलग होने वाला था। दूर से आती ढोलक की आवाज़, रंग बिरंगे झंडे और धूल उड़ती गाड़ियाँ। गांव में पहली बार सर्कस आया था। गांव के लोग उत्साह से भर उठे। बच्चों की आंखों में चमक थी और हर दिल में एक अनकही खुशी जाग उठी। बच्चे कलाकारों के पीछे घूमते, उनकी बातें सुनते, उनके करतब सीखने की कोशिश करते और धीरे धीरे वो सर्कस सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की धड़कन बन गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन मासूम पलों की याद है जब छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी लगती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेगी और दिल एक मीठी सी शांति महसूस करेगा। अगर ऐसी सुकून भरी नींद में ले जाने वाली कहानियाँ आपको पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर रात एक नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, बताइए ज़रा, आप किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं ना कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस शांत सफ़र में हमारे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, कमरे की रोशनी थोड़ी धीमे कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहां रंग बिरंगा सर्कस आया, जहां हर रात एक नई मुस्कान के साथ नींद धीरे धीरे आपके आंखों में उतर आती है। दोपहर की धूप उस दिन कुछ अलग ही थी, जैसे आसमान ने आग का चादर ओढ़ लिया हो और धरती को धीरे धीरे तपाकर उसकी सांसें रोक रहा हो। गांव बड़गवा की कच्ची गलियां सूखी धूल से भरी थी। हर कदम पर धूल ऐसे उड़ती जैसे किसी ने पुराने समय की यादों को हवा में घोल दिया हो। दूर खेत में खड़ी गेहूं की बाल हल्की हवा के साथ झूम रहे थे, पर उस झोंके में भी थकान थी, जैसे वह इस तपती दोपहर से हार चुका हो। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे, जहां बरसों से गांव की हर कहानी जन्म लेती और दम तोड़ती आई थी, वहीं एक खाट पर बैठे थे भीमसेन। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा समय की किताब जैसा था। हर रेखा में एक किस्सा छुपा हुआ था। उनकी आंखें अजीब सी शांति और सत्कृता से भरी थी, जैसे वह हर आने जाने वाली हवा को पहचानते हों। पास ही मिट्टी के चूल्हे से उठती लकड़ी की गंध और धुएं की हल्की चुभन हवा में घुली हुई थी। कहीं दूर किसी घर से मटके पर पानी भरने की छप छप की आवाज़ और बीच बीच में मंदिर की घंटी, धीमी मगर गूंजती हुई। आज हवा कुछ कह रही है, भीमसेन ने अपनी मूँछों को सहलाते हुए बुदबुदाए। उनके सामने ज़मीन पर बैठी गौरी अपने छोटे छोटे हाथों से धूल में आकृतियाँ बना रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इस गांव से बड़ी दुनिया के सपने देखती हो। दादा, हवा भी बात करती है क्या? भीमसेन हल्के से मुस्कुराए। बात नहीं करती बिटिया, पर जो आने वाला होता है उसकी खबर ज़रूर देती है। उसी वक्त गांव के पगडंडी से तेज कदमों की आवाज़ आई। अरे वो भीमसेन काका! एक लड़का हाँफते हुए दौड़ता आया। वह था माधव। क्या हुआ रे माधव? काका, उधर नदी के पार कुछ अजीब लोग आए हैं। बड़े बड़े तंबू, रंग बिरंगे और ढोल बजा रहे हैं। और तभी हवा के साथ एक नई आवाज़ आई, ढोल की थाप। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन किसी और के लिए बदल गई हो। गौरी और माधव चुपके चुपके पगडंडी की तरफ बढ़ने लगे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस थोड़ा देख के आते हैं। और फिर वह दोनों अचानक रुक गए। उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जैसा उन्होंने कभी देखा ना था। खुले मैदान में बड़े बड़े रंगीन तंबू, लाल पीले नीले, चारों तरफ अजनबी लोग। कोई आग के गोले उछाल रहा था और सबसे ऊपर एक पतली रस्सी पर हवा में झूलता हुआ एक साया। गौरी की सांसें थम गई। ये तो जादू है, माधव ने धीरे से कहा।
शायद यही सर्कस है। उसी पल ढोलक की थाप तेज हो गई और रस्सी पे खड़ा साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे पीपल के पेड़ के नीचे भीमसेन ने आंखें बंद की और बुदबुदाए, तूफान आ चुका है। सांझ धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान के किनारों पर केसरिया रंग घुलने लगा था, जैसे दिन ने जाते जाते धरती को आखिरी बार स्नेह से छू लिया हो। गौरी और माधव अब भी उसी खुली मैदान के किनारे खड़े थे। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी होने लगी थी, लेकिन उनके दिलों में जो हलचल थी वो और भी तेज हो रही थी। सामने फैला सर्कस सच में किसी दूसरे दुनिया जैसा लग रहा था। रंग बिरंगे तंबू हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई सपना आकार ले चुका हो। हर तरफ हलचल थी। कोई रस्सियाँ खींच रहा था, कोई लकड़ी के खंभे गाड़ रहा था और कोई चमकीले कपड़ों में इधर उधर भाग रहा था। हवा में अजीब सी मिली जुली खुशबू थी, जलती मशालों की गंध, पसीने की कच्ची महक और कहीं से आती गुड़ की मिठास। माधव, क्या ये लोग यहीं रहेंगे? गौरी ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अब भी उस जादुई दृश्य में खोई हुई थी। शायद कुछ दिन, माधव ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पर ये सब इतना अलग क्यों है? तभी उनके पीछे से एक भारी मगर खिलखिलाती आवाज़ आई। अलग इसलिए है क्योंकि यह दुनिया ही अलग है। छोटे मेहमानों, दोनों चौंक कर मुड़े। उनके सामने एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसके कंधे पर एक पुरानी ढोलक टंगी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने हजारों कहानियाँ देखी हो। वह था फकीरा। तुम लोग गांव से आए हो ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हम बस देखने आए हैं। फकीरा ने ढोलक पर हल्की थाप दी थम और बोला, देखना ही तो शुरुआत होता है, फिर धीरे धीरे आदमी खुद इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उसकी बातें सुनकर माधव ने थोड़ा असहजता महसूस की, लेकिन गौरी के चेहरे पर उत्साह और बढ़ गया। क्या हम अंदर जा सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। फकीरा ने उन्हें कुछ पल देखा, जैसे उनके दिलों को पढ़ रहा हो। फिर मुस्कुराकर बोला, जाओ, पर ध्यान रखना, यहाँ हर चमक सोना नहीं होता। उसने तंबू की ओर इशारा किया। जैसे ही गौरी और माधव अंदर बढ़े, उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। तंबू के अंदर लालटेन टंगी थी, जिनकी रोशनी कपड़ों की दीवारों पर नाच रही थी। जमीन पर बिछी सूखी घास से हल्की हल्की मीठी सी खुशबू उड़ रही थी। एक कोने में एक लड़की चमकीले कपड़ों में धीरे धीरे अपने पैरों को रस्सी पर संतुलित करने का अभ्यास कर रही थी। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे हवा उसे थामे हो। गौरी की नज़र उस पर टिक गई। वो वही है ना जो रस्सी पर चल रही थी? उसने फुसफुसाया। माधव ने सिर हिलाया। उसी वक्त वही लड़की अचानक रुकी। उसने नीचे झांका और उनकी नज़रें उससे मिल गई। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह मुस्कुराना चाहती हो, पर मुस्कान कहीं अटक गई हो। वह धीरे धीरे रस्सी से उतरी और उनके पास गई। पहली बार देखा है ऐसा? पहली बार देखा है ऐसा? पहली बार देखा है ऐसा? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। हाँ, गौरी ने बिना पलके झपकाए कहा। तुम गिरती नहीं हो? लड़की हल्की सी मुस्कुराई। डर लगता है, हर बार लगता है, पर डर को साथ लेकर चलना सीख लिया है। वह थी चंपा। गौरी उसके करीब आ गई। तुम्हें डर नहीं लगता ऊपर? चंपा ने आसमान की तरफ देखा, जो अब तंबू के छेदों से झांक रहा था। डर लगता है, पर नीचे गिरने से ज़्यादा एक जगह रुक जाने से डर लगता है। गौरी कुछ समझी, कुछ नहीं, पर उसके दिल में यह बात कहीं गहराई तक उतर गई। तभी अचानक तंबू के दूसरे छोर से जोरदार आवाज़ आई। सब लोग तैयार हो जाओ, रात का खेल शुरू होने वाला है। आवाज़ में एक आदेश था और साथ ही एक अजीब सी थकान भी।
गौरी और माधव ने उस दिशा में देखा। वह एक लंबा, सख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें तेज थी, जैसे वो हर चीज़ को परख रहा हो। वह था राघव नट। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी गंभीरता थी, जैसे हँसी उससे दूर हो चुकी हो। वह कुछ पल तक बच्चों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, "यहाँ खेल देखने आए हो या खेलने?" माधव थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं छोड़ा। "हम बस सीखना चाहते हैं," उसने साफ आवाज़ में कहा। राघव की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे किसी ने उसके अंदर पुरानी यादों को छू लिया हो, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। "सीखना आसान नहीं होता," उसने कहा। "यहाँ हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है।" गौरी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस चमक के पीछे कुछ भारी है। बाहर अंधेरा अब पूरी तरह उतर चुका था। आसमान में तारे झिलमिलाने लगे थे और सर्कस के चारों तरफ मशालें जल उठी। गांव के लोग धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगे। बच्चे, औरत, बूढ़े, सबके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ी झिझक थी। दूर खड़े सरपंच ललित राम सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। यह तमाशा गांव की शांति बिगाड़ देगा, उन्होंने बुदबुदाया। उनके पास खड़े भीमसेन चुप थे। उनकी नज़रें सर्कस पर टिकी थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। "कभी-कभी बदलाव ज़रूरी होता है," उन्होंने धीरे से कहा। ललित राम ने उनकी तरफ देखा। यह फिर बर्बादी का शुरुआत। ढोलक की आवाज़ अचानक गूंज उठी। फकीरा तंबू के सामने खड़ा था। उसकी उंगलियां ढोलक पर तेज से चल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो जादू का रक्षक हो। "आओ देखो वो दुनिया जो सपनों से भी आगे है," वह चिल्लाया। भीड़ धीरे-धीरे तंबू के अंदर जाने लगी। गौरी और माधव भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर एक तेज रोशनी बीच में पड़ी। रस्सी के ऊपर चंपा खड़ी थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें। और फिर उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। गौरी की सांस थम गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसी रस्सी पर चल रहा हो। नीचे राघव खड़ा था। उसकी आंखें ऊपर टिकी थी, जैसे वो हर गिरने की संभावना को पहले ही देख रहा हो। फकीरा की ढोलक की थाप अब तेज हो चुकी थी। हर थाप, हर कदम, हर सांस, सब कुछ एक लय में बन चुका था। और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। तंबू हिल गया। रस्सी हल्की सी डगमगाई। गौरी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। चंपा का पैर एक पल के लिए फिसला। पूरा तंबू जैसे जम गया। राघव की आंखें फैल गई। माधव ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसी एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। तंबू के अंदर फैली रोशनी जैसे अचानक ठहर गई थी। चंपा का पैर रस्सी पर फिसला और उस एक क्षण में पूरा सर्कस, पूरा गांव जैसे सांस लेना भूल गया। गौरी की उंगलियां माधव की हथेली में कस गई। उसकी आंखें फैल गई थी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती को तोड़कर बाहर आ जाएगा, गिर जाएगी। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। नीचे खड़े राघव नट की आंखें बिजली की तरह तेज हो गई। उसका शरीर तन गया, जैसे वह हर खतरे से पहले ही भिड़ने को तैयार हो। लेकिन ऊपर चंपा ने अपने दूसरे पैर को तुरंत संतुलित किया। उसकी सांसें तेज थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी सन्नाटा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। ढोलक की थाप फिर से लय में लौट आई। भीड़ ने एक साथ राहत की सांस ली। किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा तंबू तालियों के गूंज से भर गया। गौरी की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। देखा, उसने हार नहीं माना, उसने धीमे से कहा। माधव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता थी। पर वो गिर भी सकती थी, पर गिरी नहीं।
गौरी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में पहली बार एक ज़िद थी। खेल खत्म होने के बाद भी तंबू के अंदर हलचल बनी रही। लोग बाहर निकलते हुए उसी घटना की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था बहुत खतरनाक था, तो कोई कमाल का करतब। गौरी और माधव वहीं खड़े रहे, जैसे उनके पैर जमीन में चिपक गए हों। चले? माधव ने पूछा। गौरी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किससे? चंपा से। माधव ने थोड़ा हिचकाते हुए चारों तरफ देखा। सर्कस के लोग अब अपने अपने काम में लग गए थे। कुछ सामान समेट रहे थे, कुछ अलग अलग खेल की तैयारी। तभी पीछे से एक परिचित थाप सुनाई दी। दोनों मुड़े। फकीरा खड़ा था, ढोलक को धीरे धीरे थपथपा रहा था। तुम दोनों अभी तक यहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरी ने बिना झिझक कहा, हमें चंपा से मिलना है। फकीरा की आंखों में एक हल्की चमक उभरी। हर कोई उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों अलग लगते हो। उसने सिर से इशारा किया। चलो, मैं ले चलता हूँ। तंबू के पीछे का हिस्सा सामने की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। यहाँ रोशनी कम थी और ज़मीन पर बिखरे सामान, रस्सियाँ और लकड़ियाँ एक सच्चाई दिखा रहे थे। वह सच्चाई जो मंच की चमक के पीछे छुपी रहती है। एक कोने में चंपा बैठी थी। उसके पैरों पर हल्की मिट्टी लगी थी और वह अपने टखनों को धीरे धीरे सहला रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी और एक अनकहा डर भी। गौरी धीरे धीरे उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? उसने बहुत नरमी से पूछा। चंपा ने सिर उठाया। पहले तो वह चौंकी, फिर गौरी को पहचान कर हल्की मुस्कान आई। तुम वही हो ना जो मुझे देख रही थी? गौरी ने सिर हिलाया। जब तुम फिसली थी मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। चंपा ने बात पूरी की। गौरी चुप हो गई। चंपा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे भी लगा था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फकीरा थोड़ी दूर खड़ा था, चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। माधव ने धीरे से पूछा, तुम लोग रोज यह सब करते हो? चंपा ने आसमान की तरफ देखा, जो अब तंबू के पीछे से साफ दिख रहा था, तारों से भरा हुआ। हाँ, हर रोज, हर गांव में, हर रात, उसने कहा। और डर? गौरी ने पूछा। चंपा की आंखों में एक पल के लिए नमी झलकी। डर कभी जाता नहीं, बस आदत बन जाता है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। राघव नट। उसकी नज़रें सीधे चंपा पर पड़ी, फिर बच्चों पर। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। गौरी ने हिम्मत करके कहा, हम बस बात कर रहे थे। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था, या शायद कोई पुराना याद। यह खेल देखना जितना आसान नहीं है, उसने धीरे से कहा। यहाँ हर गलती आखिरी हो सकती है। माधव थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही। तो फिर आप लोग ये क्यों करते हैं? उसने सीधे सवाल किया। राघव चुप हो गया। तंबू के बाहर से हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ हिलने लगी। फकीरा ने ढोलक पर हल्की थाप दी, जैसे वह इस सन्नाटे को तोड़ना चाहता हो। राघव ने गहरी सांस ली। क्योंकि यह हमारा घर है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, और कुछ लोगों के लिए भागने का एक रास्ता। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो शब्दों से ज़्यादा गहरा था। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि इस सर्कस में सिर्फ खेल नहीं, कहानियाँ भी हैं। अधूरी, टूटी हुई कहानियाँ। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। रात गहराने लगी थी। माधव ने धीरे से कहा, हमें अब चलना चाहिए। गौरी ने चंपा की तरफ देखा। हम फिर आएंगे। चंपा ने हल्की मुस्कान दी। अगर दिल ने बुलाया तो ज़रूर। जब वह दोनों वापस पगडंडी की ओर लौट रहे थे, तब हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। ठिंगुरू की आवाज़, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना और पैरों के नीचे कंकड़ की खरखराहट, सब मिलकर एक अलग ही संगीत बना रहे थे। तुम सच में फिर जाओगी? माधव ने पूछा। गौरी ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। क्या? डर के साथ चलना। माधव ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि गौरी बदल रही है। गांव के किनारे पहुंचते ही पीपल के पेड़ के नीचे वही पुराने खाट पर भीमसेन बैठे थे।
उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। आ गए? उन्होंने धीमे से पूछा। गौरी उनके पास बैठ गई। दादा, वो लोग अलग हैं पर बुरे नहीं, उसने कहा। भीमसेन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा। हर चमक के पीछे छाया होती है बिटिया, उन्होंने धीरे से कहा। दूर सर्कस के तंबुओं में अब भी रोशनी जल रही थी और उस रोशनी के बीच गौरी के दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक ऐसा सपना जो उसे उसी रस्सी तक ले जाने वाला था। सुबह का उजाला उस दिन कुछ धीमा सा था, जैसे रात ने अपनी आंचल को पूरी तरह हटाने में हिचक गई हो। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू खिली हुई थी। वह खुशबू जो दिल को अनजानी शांति देता हो। बड़गवा गाँव धीरे धीरे जग रहा था। कहीं चूल्हे पर लकड़ी जलने की चट चट सुनाई दे रही थी, तो कहीं बैलों की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी। पर इस सामान्य सुबह के भीतर एक नया बदलाव था। हर घर में, हर आंगन में बस एक ही चर्चा, सर्कस। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भीमसेन आज कुछ ज्यादा ही चुप थे। उनके सामने रखा पीतल का लोटा आधा भरा था, लेकिन उन्होंने अब तक एक घूंट भी नहीं पिया था। उनकी नज़रें दूर खेतों के उस पार टिक गई थी, जहाँ कल रात रंग बिरंगे तंबू जगमगा रहे थे। मन भटक गया। उसी वक्त गौरी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर नींद की सुस्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सा बेचैनी था, जैसे रात भर उसने कोई सपना देखा हो और अब उसे पूरा करने की जिद हो। दादा, मैं आज फिर जाऊंगी, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। भीमसेन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी लगाव हो गया? लगाव नहीं, सीखना है, गौरी ने सीधे जवाब दिया। भीमसेन ने गहरी सांस ली। हर रास्ता जितना चमकता है उतना आसान नहीं होता बिटिया। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मगर डर के कारण रास्ता ही ना चुने तो फिर जीना ही क्या हुआ? भीमसेन के आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उन्होंने अपनी अतीत की झलक देख ली हो। जा, उन्होंने आखिरकार कहा, पर समझ के साथ जाना। माधव पहले से ही पगडंडी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तुम सच में फिर जा रही हो? उसने पूछा। हाँ, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। तुम नहीं जाओगे? माधव थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। जाऊंगा, लेकिन देखने, सीखने नहीं। गौरी हंस पड़ी। देखते हैं। जब वे दोनों सर्कस के मैदान में पहुंचे तो वहां सुबह की तैयारी चल रही थी। कल रात की चकाचौंध की जगह अब एक सादा, मेहनत भरा दृश्य था। कुछ लोग तंबू की मरम्मत कर रहे थे, कुछ अपने कपड़े सुखा रहे थे। कहीं रस्सियां कसी जा रही थी, तो कहीं लड़की के खंभों को फिर से मजबूत किया जा रहा था। और बीच में चंपा फिर उसी रस्सी पर थी, इस बार बिना किसी रोशनी, बिना किसी तालियों के, सिर्फ सुबह की ठंडी हवा और उसका संतुलन। गौरी चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगी। हर कदम सावधान से, हर सांस जैसे गिनती में बंधी हो। माधव ने धीरे से कहा, यह तो रात से भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब कोई देखने वाला नहीं है। गौरी ने जवाब दिया। चंपा ने उन्हें देख लिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और उनके पास आई। फिर आ गई? उसने हल्के आश्चर्य से पूछा। हाँ, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। आज मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। चंपा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में नापतोल था, जैसे वह गौरी के इरादों की गहराई समझना चाहती हो। कोशिश खेल नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, गौरी ने जवाब दिया, पर मैं डर को समझाना चाहती हूँ। चंपा के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई। तो पहले ज़मीन पर चलना सीखो, उसने कहा। तंबू के पीछे एक छोटी सी रस्सी ज़मीन से बस 1 फुट ऊपर बंधी थी। यहीं से शुरुआत होता है, चंपा ने कहा। गौरी बिना देर किए उस पर पैर रखा। पहला कदम, और वह डगमगा गई। माधव हंस पड़ा। अरे, ये तो बहुत मुश्किल है। गौरी ने उसे घूरा। तुम आओ, फिर पता चलेगा। चंपा ने हल्के से गौरी का हाथ पकड़ा। संतुलन सिर्फ पैरों से नहीं आता, मन से आता है। मन से? गौरी ने हैरानी से पूछा। हाँ, चंपा ने कहा। अगर मन डगमगाया तो पैर भी डगमगाएंगे। गौरी ने गहरी सांस ली और फिर से कदम रखा, इस बार थोड़ा संभल कर। धीरे धीरे वह 2 कदम आगे बढ़ी, फिर 3 और 4। वह गिर गई।
धूल उसके कपड़ों पर लग गई और माथे पर हल्की खरोच आ गई। माधव दौड़ के उसके पास आया। बस करो, चोट लग जाएगी। लेकिन गौरी हंस रही थी। ये मज़ेदार है। चंपा ने उसे उठाया। मज़ेदार नहीं, ज़रूरी है। पास ही खड़े फकीरा यह सब देख रहे थे। उन्होंने ढोलक पर हल्की थाप दी। उसी वक्त राघव नट वहां आए। उसकी नज़रें सीधे गौरी पर पड़ी, जो फिर से रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? सीख रही है। सीखना इतना आसान नहीं होता, राघव ने तीखे स्वर में कहा। गौरी ने उसकी तरफ देखा। आपने भी तो सीखा होगा। उसकी आंखों में फिर वही पुराना दर्द झलक गया। सीखना नहीं, मजबूरी थी, उसने धीमे से कहा। हवा अचानक थोड़ी तेज हो गई। रस्सी हल्की सी हिलने लगी। गौरी का संतुलन बिगड़ा और वह फिर गिर गई। बस इस बार थोड़ा जोर से, माधव ने घबराकर कहा। बस अब नहीं। लेकिन गौरी उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब जिद थी। मैं करूँगी, उसने दांत भींचकर कहा। चंपा ने उसकी तरफ देखा, बस इस बार अलग नज़र से। ठीक है, उसने कहा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? रस्सी पर चलना सिर्फ शरीर का खेल नहीं, ये जिंदगी है। गौरी चुप हो गई। दूर खड़े भीमसेन, जो चुपचाप वहां तक आ गए थे, यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। यह रास्ता इसे बहुत दूर ले जाएगा। सूरज अब ऊपर चढ़ने लगा था। उसकी रोशनी रस्सी पर पड़कर चमक रही थी, जैसे वह कोई साधारण रस्सी नहीं, बल्कि एक चमकती हुई लकीर हो, जो जमीन और आसमान के बीच खींची हो। गौरी ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, इस बार थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और मजबूत, और उसी पल कहीं दूर से बादलों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। माधव ने आसमान की तरफ देखा। लगता है मौसम बदलने वाला है। राघव की नजरें भी आसमान पर गई। तूफान। और जैसे ही हवा तेज हुई, रस्सी फिर से हिली, लेकिन इस बार गौरी ने खुद को गिरने नहीं दिया। आसमान उस दोपहर अजीब तरह से भारी लग रहा था। बादल दूर दूर तक फैले थे, जैसे किसी ने नीले आकाश पर धुंध की परत बिछा दी हो। हवा में नमी थी और एक अनकही बेचैनी भी। खेतों के ऊपर उड़ते बगुले भी आज कुछ नीचे नीचे उड़ रहे थे, जैसे उन्हें आने वाले मौसम का अंदेशा हो। सर्कस के मैदान में हलचल धीमी पड़ गई थी। सुबह की चहल पहल अब एक अनजाने सन्नाटे में बदल गई थी। गौरी फिर उसी रस्सी के पास खड़ी थी। उसके पैरों में हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद चमक रही थी। वह एक एक कदम संभल कर आगे बढ़ रही थी। माधव थोड़ी दूर पर खड़ा उसे देख रहा था, हर बार जैसे उसके गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेना चाहता हो। चंपा पास में खड़ी थी। उसकी नज़रें पूरी तरह गौरी पर थी। सांस को रोकना मत, उसने धीरे से कहा। उसे बहने दो, जैसे हवा बहती है। गौरी ने आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर कदम बढ़ाई। इस बार वह 5 कदम चली गई। माधव के चेहरे पर आश्चर्य था। अरे ये तो सच में सीख रही है। चंपा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके आंखों में एक चिंता भी थी, जैसे वह जानती हो कि यह रास्ता सिर्फ खुशी तक नहीं जाता। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, बस करो। तीनों मुड़कर देखे। राघव नट खड़ा था। उसकी आंखें सीधे गौरी पर थी। यह खेल नहीं है, उसने सख्त स्वर से कहा, और यह जगह सीखने वालों के लिए नहीं है। गौरी रस्सी से नीचे उतरी। पर मैं सीखना चाहती हूँ, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। राघव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी तस्वीर उतर आई हो। क्यों? गौरी ने जवाब देने से पहले आसमान की तरफ देखा। बादल और गहरे हो गए थे। क्योंकि मैं डर से भागना नहीं चाहती, उसने कहा। राघव की आंखों में एक झटका सा आया। फकीरा, जो पास ही खड़ा था, यह सब ध्यान से देख रहा था। उसने ढोलक पर बहुत धीमी सी थाप दी। डर से भागना, राघव ने धीरे धीरे दोहराया। वह कुछ कदम आगे बढ़े और उसी रस्सी के पास खड़े हो गए। जानती हो डर क्या होता है? गौरी चुप रही। राघव ने रस्सी को हाथ से छुआ। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से जाग उठा हो। डर वो होता है जब तुम गिरते नहीं, लेकिन किसी और को गिरते देखते हो। उसकी आवाज़ भारी हो गई। चंपा ने तुरंत नज़रें झुका ली। माधव ने गौरी की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि अब बात कुछ गहरी हो रही है। फकीरा धीरे धीरे पास आया।
बता दे, अब छुपाने से क्या होगा, उसने शांत स्वर में कहा। राघव ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखों में एक पुराना समझौता झलका और फिर राघव ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले उसने कहना शुरू किया, एक छोटा सा लड़का था जो हर चीज से डरता था। गौरी ध्यान से सुन रही थी। उसे ऊंचाई से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था और सबसे ज्यादा अकेलापन से। हवा अब और तेज हो गई थी। तंबू के कपड़े हल्के हल्के फरफराने लगे। उस लड़के का एक छोटा भाई था। वह बिल्कुल अलग था, निडर, हंसमुख। चंपा की आंखों में नमी आ गई। दोनों सर्कस में थे, साथ साथ रस्सी पर चलते थे। लोग ताली बजाते थे, उन्हें देखकर खुश होते थे। राघव की मुट्ठी कस गई। एक दिन हवा कुछ ऐसी ही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। रस्सी हिल रही थी और उस लड़के का छोटा भाई। उसकी आवाज़ रुक गई। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज़। गौरी की आंखें थम गई। वह गिर गया। राघव ने आखिरकार कहा। तंबू के अंदर जैसे सब कुछ जम गया। माधव ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। गौरी की आंखें भर आई। और तुम? उसने धीरे से पूछा। राघव की आंखें अब खाली लग रही थी। मैं बस देखता रह गया, उसने कहा। मैं डर गया था। मैं उसे पकड़ सकता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। फकीरा ने ढोलक पर एक गहरी थाप दी। चंपा ने धीरे से कहा, उस दिन के बाद ये बदल गया। राघव ने उसकी तरफ देखा। डर मेरे अंदर बस गया, उसने कहा, और मैं भागता रहा। गांव से गांव, सर्कस से सर्कस। उसने गौरी की तरफ देखा। तुम कहती हो डर से भागना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी भागना ही आसान होता है। गौरी कुछ पल चुप रही। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। पर अगर आप भागते रहे तो क्या डर खत्म हुआ? राघव चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। हवा अब और तेज हो गई थी। आसमान में बिजली चमकी। माधव ने घबराकर कहा, तूफान सच में आने वाला है। फकीरा ने आसमान की तरफ देखा। गौरी धीरे धीरे फिर रस्सी के पास गई। मैं गिर सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं डर के कारण रुक गई तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊँगी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। राघव उसे देखता रहा। उसकी आंखों में इस बार कुछ बदला, जैसे कोई पुरानी जंजीर ढीली हो रही हो। गौरी ने रस्सी पर पैर रखा। हवा तेज थी, रस्सी हिल रही थी, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज़्यादा मजबूत थे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम। माधव की सांसें तेज हो गई। चंपा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गर्व था। राघव की मुट्ठी धीरे धीरे खुल रही थी। और तभी बिजली तेज कड़की, आसमान गरजा, बारिश की पहली बूंद गिरी। राघव ने अचानक चिल्लाया, नीचे उतर जाओ। लेकिन गौरी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उस एक पल में जैसे अतीत वर्तमान एक साथ टकरा गए। बिजली कड़की, जैसे आसमान को चीरती हुई नीचे उतरी। नीचे उतर जाओ। राघव की आवाज़ तूफान की गर्जन में भी साफ सुनाई दी। बारिश अब बूंदों से धार बन चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि तंबुओं के कपड़े फड़फड़ा कर जैसे टूटने की कोशिश कर रहे थे। रस्सी बुरी तरह हिल रही थी और उस पर गौरी खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आग भी जल रही थी। गौरी! माधव चिल्लाया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। चंपा के हाथ अनजाने में हवा में उठ गए, जैसे वह दूर से ही उसे थाम लेना चाहती हो। फकीरा की ढोलक अब खामोश थी, पहली बार पूरी तरह खामोश। गौरी ने नीचे देखा। सब कुछ धुंधला सा था। बारिश की परतों के पीछे चेहरे, हाथ, घबराहट। फिर उसने ऊपर देखा। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने कुछ देखा, खुद का डर और उससे आगे बढ़ने की एक जिद। उसने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। पागलपन है ये। सरपंच ललित राम की आवाज़ अचानक गूंज उठी। वह भीड़ के साथ तंबू के बाहर खड़े थे, भीगे हुए लेकिन आंखों में गुस्सा लिए। यह लोग हमारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे, उन्होंने चिल्लाकर कहा। कुछ गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। कल तक सब ठीक था, आज देखो। भीमसेन भी वहां पहुंच चुके थे। बारिश उनके कंधों को भिगा रही थी, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ एक जगह टिकी थी, रस्सी पर खड़ी गौरी पर। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी।
हर तूफान कुछ नया लेकर आता है, उन्होंने खुद से कहा। अंदर राघव का चेहरा कठोर हो चुका था। गौरी बस करो, उसने फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सिर्फ आदेश नहीं था, डर भी था। वही पुराना डर जो सालों से उसके अंदर जिंदा था। चंपा ने धीरे से कहा, उसे खुद तय करने दो। राघव ने उसकी तरफ देखा। अगर वो गिर गई तो? चंपा की आंखें भीग चुकी थी। तो शायद तुम पहली बार किसी को गिरने से बचा सकोगे। ये शब्द जैसे राघव के दिल में उतर गया हो। वह कुछ पल के लिए जम गया था। फ़कीरा ने बहुत धीरे से ढोलक पर थाप दी, जैसे समय फिर से चलना शुरू किया हो। गौरी अब रस्सी के बीच में थी। बारिश उसकी आंखों में जा रही थी। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे और हवा हर कदम को चुनौती दे रही थी। उसका पैर फिसला। भीड़ से एक साथ चीख निकली, गौरी! माधव लगभग दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार गौरी ने खुद को संभाल लिया। उसने दोनों हाथों को फैलाया, संतुलन बनाया और फिर एक और कदम। बाहर ललित राम अब और उग्र हो गए थे। बस बहुत हो गया, उन्होंने जोर से कहा। कल सुबह तक ये सर्कस यहाँ से चला जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। हाँ, सही कह रहे हैं सरपंच, हमारे बच्चों को खतरा है। भीमसेन आगे बढ़े। ललित राम, उन्होंने शांत लेकिन गहरे आवाज में कहा, डर के कारण किसी को रोकना सही नहीं होता। और अगर यह डर सच हो गया तो? ललित राम ने तीखे स्वर में पूछा। भीमसेन चुप हो गए। उनकी नज़रें फिर रस्सी पर गई। अंदर गौरी अब आखिरी छोर के करीब थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए थे। बस बस थोड़ा और, वह बुदबुदाया। चंपा की उंगलियां आपस में कस गई थी। फकीरा की ढोलक की थाप अब तेज हो गई, जैसे हर धड़कन उसी रस्सी से जुड़ गई हो। राघव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी, बस रस्सी के नीचे आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल वही जहां से किसी को पकड़ सकता था। उसने ऊपर देखा। गौरी की नज़रें उससे मिली। उस एक पल में जैसे उसने अपने छोटे भाई को फिर से देखा। वही डर, वही उम्मीद। गौरी ने आखिरी कदम बढ़ाया। रस्सी जोर से हिली। बारिश और तेज हो गई और फिर उसका पैर फिसला। गौरी! माधव की चीख गूंजी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। राघव बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने छलांग लगाई और गौरी को हवा में ही पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिरे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया, सिर्फ बारिश की आवाज़, सिर्फ धड़कनें। गौरी ने धीरे से आँख खोली। वह सुरक्षित थी। राघव के हाथ अब भी उसे थामे हुए थे। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, कुछ और था, मुक्त। राघव ने उसे धीरे से खड़ा किया। उसकी आंखों में नमी थी। इस बार मैं नहीं डरा, उसने बहुत धीमे से कहा। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। फकीरा ने ढोलक पर एक गहरी थाप दी, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। बाहर भीड़ खामोश थी, ललित राम भी। भीमसेन के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। हवा और तेज हो गई। एक तंबू का खंभा जोर से हिला और अचानक पूरा तंबू एक तरफ झुकने लगा। सब बाहर निकलो, फकीरा ने चिल्लाया। लोग भागने लगे। माधव ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। चंपा रस्सी की ओर दौड़ी। राघव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी अफरा तफरी में एक जोरदार आवाज आई। तंबू का एक हिस्सा गिर गया। बारिश, चीख, भागते कदम, कुछ टूट गया था। सिर्फ तंबू नहीं, कुछ और भी। रात जैसे अचानक भारी हो गई थी। बारिश अब भी थमी नहीं थी, वह लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान अपने भीतर सारा बोझ धरती पर उड़ेल देना चाहता हो। हवा की तेज सनसनाहट और भीगे कपड़ों की फरफराहट मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। सर्कस का वह रंगीन संसार जो कल तक रोशनी और तालियों से भरा था, अब टूटे खंभों, भीगे कपड़े और बिखरे सामान के बीच बिखरता नजर आ रहा था। जल्दी करो, ये रस्सी पकड़ो, राघव की आवाज़ गूंजी। वह एक झुके हुए तंबू के खंभों को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी हथेली कीचड़ों से सनी थी, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। चंपा भी उसके साथ थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपक गए, पर उसकी आंखों में वही जिद थी। उसे गिरने मत देना, उसने कहा। फकीरा पास ही खड़ा था। ढोलक अब एक तरफ रखी थी। वह पहली बार बिना थाप के सिर्फ एक बूढ़े आदमी की तरह मदद कर रहा था। अरे, ये रस्सी कसकर बांधो, वह चिल्लाया। गौरी और माधव भी
भागते हुए इधर उधर लोगों की मदद कर रहे थे। यह पकड़ो। माधव ने एक गीली रस्सी उठाकर किसी को थमाई। गौरी ने एक छोटी लालटेन उठाई जो हवा में बुझने को थी। उसने उसे अपनी हथेली से ढक लिया, जैसे वह सिर्फ एक लौ नहीं, उम्मीदी को बचा रही हो। लेकिन तूफान की ताकत कुछ और ही थी। एक जोरदार झोंका आया। सावधान, चंपा चिल्लाई, और अगले ही पल तंबू का बड़ा हिस्सा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सब कुछ थम गया। कुछ पल के लिए सिर्फ बारिश की आवाज़, फिर धीरे धीरे सिसकियाँ, घबराहट और भारी सांसों की आवाज़ें। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसके आंखों के सामने वही रंगीन दुनिया जो उसे सपनों जैसी लगी थी, अब मिट्टी में बिखरी पड़ी थी। सब खत्म हो गया, उसने बहुत धीमे से कहा। माधव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव धीरे धीरे उस गिरे हुए तंबू के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर कपड़ों को उठाया, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि ये सच है या नहीं। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी थकी हुई खामोशी। चंपा उसके पास आई। हम फिर बना सकते हैं, उसने धीमे से कहा। राघव ने सिर हिलाया। हर बार हम यही कहते हैं। उसकी आवाज़ भारी थी, और हर बार कुछ ना कुछ टूट जाता है। फ़कीरा ने अपनी ढोलक उठाई, लेकिन इस बार उसने उसे नहीं बजाया। उसने बस उसे देखा। ये ढोलक कितने गाँव देख चुकी है, उसने धीरे से कहा, पर हर बार कुछ पीछे छूट जाता है। बारिश अब थोड़ी धीमे होने लगी थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। तंबुओं के खंभे टूट गए थे, रस्सियाँ ढीले हो चुकी थी, और सामान बिखर कर खराब हो चुका था। सर्कस अब सिर्फ एक बिखरी हुई याद जैसा लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी। बादल अब छट रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो उजाला था उसमें एक सन्नाटा था। गांव वाले फिर से मैदान के पास इकट्ठा होने लगे। सरपंच ललित राम सबसे आगे खड़े थे। उनकी नज़रें टूटे हुए सर्कस पर पड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने कहा था, उन्होंने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, यह सब अच्छा नहीं है। कुछ गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। अब देख लो, ये लोग खुद तो बर्बाद हुए ही, हमारे बच्चों को भी खतरे में डाल दिया, एक आदमी बोला। गौरी ने यह सब सुना। उसका दिल कस गया। वह आगे बढ़ी। यह उनकी गलती नहीं है, उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा। भीड़ थोड़ी चौंकी। ललित राम ने उसकी तरफ देखा। तो किसकी है? तूफान की? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तूफान सबके लिए आता है, लेकिन हम किसी को दोष देकर उसे रोक नहीं सकते। माधव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। गौरी। लेकिन इस बार गौरी पीछे नहीं हटी। भीमसेन भी आगे आए। ललित राम, उन्होंने शांत स्वर में कहा, कभी कभी बर्बादी नई शुरुआत की ज़मीन बनती है। ललित राम ने उसकी तरफ देखा। और कभी सिर्फ बर्बादी ही होती है। उधर राघव और उसकी टोली चुपचाप अपना सामान समेटने लगे। उनके चेहरों पर कोई शिकस्त नहीं थी, जैसे ये सब उनके लिए नया नहीं था। चंपा ने एक टूटी हुई रस्सी उठाई। उसकी उंगलियां उसे सहला रही थी, जैसे वह सिर्फ एक रस्सी नहीं, अपनी ज़िंदगी को छू रही हो। फ़कीरा ने आखिरकार ढोलक पर हल्की थाप दी, लेकिन इस बार उसमें कोई लय नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन। गौरी धीरे धीरे उनके पास गई। आप लोग जा रहे हो? उसने पूछा। चंपा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक थकी हुई मुस्कान थी। शायद यही हमारी कहानी है, उसने कहा। आना और फिर चले जाना। गौरी की आंखें भर आई। पर क्या इसे बदला नहीं जा सकता? राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही सवाल था जो शायद सालों से दबा हुआ था। माधव ने धीरे से कहा, अगर गांव वाले मदद करें तो? सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ी। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर फ़कीरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी चमत्कार बच्चों के दिल से शुरू होती है। लेकिन दूसरी तरफ ललित राम ने सख्ती से कहा, कोई मदद नहीं करेगा, ये लोग कल सुबह तक गांव छोड़ देंगे। हवा एक बार फिर ठंडी हो गई। दो दुनिया आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ डर, दूसरी तरफ उम्मीद। गौरी ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक नई ताकत भी थी। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने खुद से कहा। सूरज अब बादलों के पीछे से निकलने लगा था। उसके किरणें टूटे हुए तंबुओं पर पड़ रही थी, जैसे वह पूछ रही हो, क्या ये अंत है या शुरुआत? जैसे किसी ने रात के घाव पर हल्के हाथों से मरहम रखा हो। टूटे हुए तंबुओं पर पड़ती किरणों, भीगी रस्सियों पर चमकती पानी की कतरे,
सब कुछ एक शांत लेकिन भारी हृदय बना रहे थे। सर्कस अब भी वही था, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। आज वह बिखरी हुई हकीकत बन गया था। राघव चुपचाप टूटे हुए लकड़ी को सीधे करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर हरकत में थकान थी और एक अनकहा फैसला भी। चंपा पास ही बैठी थी, अपनी हथेली से भीगे मिट्टी को हटाती हुई। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे वह समझ चुकी हो कि अब फिर से चल देना ही उसकी किस्मत है। फ़कीरा ने ढोलक को अपने गोदी में रखा था, पर उसकी उंगलियां उस पर चल नहीं रही थी। चलने का समय आ गया, उसने धीमे से कहा। उधर गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा थे। सरपंच ललित राम सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर शिकस्त थी, मानो फैसला कर लिया है। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, आज सूरज ढलने से पहले यह सर्कस गांव छोड़ देगा। भीड़ में कुछ सिर हिले, कुछ चेहरों पर राहत थी, कुछ पर संदेह। भीमसेन खामोश खड़े थे, उनकी नज़रें नीचे थी, जैसे वह अपने अंदर कुछ जवाब खोज रहे हों। तभी गौरी आगे आई। उसके कदम धीमे थे लेकिन ठोस। सरपंच जी, उसकी आवाज़ काफ़ी नहीं, क्या हम इन्हें एक मौका नहीं दे सकते? ललित राम ने उसे घूर कर देखा। मौका? किस बात का? अपने गांव को खतरे में डालने का? गौरी ने गहरी सांस ली। उन्होंने हमें कुछ नया दिखाया है, उसने कहा। डर से लड़ना, गिर कर उठना, ये सब हमने उनसे सीखा है। माधव माधव भी उसके पास आकर खड़े हो गए। अगर हम उन्हें जाने देंगे, उसने कहा, तो शायद हम भी वही रह जाएंगे जो हमेशा से थे। लेकिन अगर हम इनकी मदद करेंगे तो शायद हम भी कुछ नया बन सकते हैं। भीड़ में हलचल हुई, कुछ लोग फुसफुसाने लगे। बच्चों की बातें हैं ये, ललित राम ने सख्ती से कहा। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। भीमसेन ने धीरे से सिर उठाया। सही कह रहे हो, उन्होंने कहा। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल में इंसान का असली रूप सामने आता है। उनकी नज़रें भीड़ पर घूमी। आज अगर हम किसी को टूटता देखकर मुंह मोड़ लेंगे, तो कल जब हम टूटेंगे, कौन हमारी मदद करेगा? सन्नाटा, गहरी खामोशी। एक बुजुर्ग किसान आगे आए। मैं मदद करूंगा, उसने धीरे से कहा। फिर एक और आवाज़ आई, मैं भी। फिर एक और। धीरे धीरे भीड़ बदलने लगी। डर की जगह कुछ और ही आ रहा था। ललित राम यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शक्ति अब भी थी, लेकिन आंखों में हल्का सा डगमगाव। उधर सर्कस के मैदान में गौरी और माधव दौड़ते हुए पहुंचे। राघव, गौरी ने पुकारा। राघव ने मुड़कर देखा। गांव वाले मदद करना चाहते हैं, माधव ने कहा। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। क्या? चंपा ने पूछा। फकीरा की आंखों में चमक लौट आई। सच, उसने धीमे से कहा। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। गांव वाले एक एक करके वहां आने लगे। कोई रस्सी लेकर आया, कोई लकड़ी, कोई सिर्फ अपने हाथ। भीमसेन सबसे आगे थे। उन्होंने राघव की तरफ देखा। अगर तुम रहना चाहो तो ये गांव तुम्हारा भी हो सकता है, उन्होंने कहा। राघव की आंखों में कुछ टूट कर जुड़ने लगा। उसने चारों तरफ देखा। टूटे तंबू, बिखरा सामान और अब मदद के लिए बढ़ते हाथ। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों में उसने फुसफुसाया। पहली बार। फकीरा ने ढोलक उठाई। इस बार उसकी उंगलियां खुद ब खुद चल पड़ी, धीमी लेकिन जिंदा। ललित राम धीरे धीरे आगे आए। सबकी नज़रें उन पर टिक गई। उन्होंने कुछ पल तक उस दृश्य को देखा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा। अगर गांव चाहता है तो ये सर्कस रहेगा। गौरी के चेहरे पर खुशी चमक उठी। माधव मुस्कुरा दिया। राघव कुछ नहीं बोला। वह बस खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हम रहेंगे। और फिर काम शुरू हो गया। रस्सियाँ फिर से बंधने लगी, खंबे फिर से खड़े होने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरत सब एक साथ जुट गए। कोई हंस रहा था, कोई गुनगुना रहा था। गौरी फिर से छोटी रस्सी पर चढ़ी। इस बार उसके कदम हल्के थे, मजबूत थे, और उसके नीचे पूरा गांव खड़ा था। राघव ने उसे देखा। उसके आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक नया विश्वास। चंपा उसके पास आई। कभी कभी घर मिल जाता है, उसने कहा। राघव ने हल्की मुस्कान दी। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान सुनहरा हो गया था और उसी सुनहरी रोशनी में एक नया सर्कस जन्म ले रहा था। लेकिन तभी आखिरी खेल बाकी था।
सांझ उस दिन जैसे ठहर गई थी। आसमान पर ढलते सूरज ने ऐसा रंग बिखेरा था जैसे बड़गावा गांव ने शायद पहले कभी न देखा था। सुनहरी लकीरों के बीच हल्की लालिमा, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने अंत से पहले आखिरी बार चमक उठी हो। सर्कस का मैदान अब फिर से सज चुका था। टूटे खंभे फिर खड़े थे, रस्सियां फिर तन चुकी थी और तंबुओं ने जैसे अपनी जख्म छुपाकर फिर से मुस्कुराना सीख लिया था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज का खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक विदाई थी और एक शुरुआत थी। मशालें एक एक कर जलने लगी, उनकी लौ हवा में लहरा कर जैसे कह रही थी, देखो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौट आती है। फकीरा तंबू के सामने खड़ा था। उसकी ढोलक आज फिर जीवित थी। उसकी उंगलियां जैसे खुद ब खुद चल रही थी। हर थाप में एक नई कहानी थी, हर लय में एक नई याद। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। भीमसेन पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो जीवन में बहुत कम लोग देख पाते हैं। कहानी पूरी हो रही है, उन्होंने धीरे से कहा। सरपंच ललित राम भी आए। उनका चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं था। वह चुपचाप भीड़ के किनारे खड़े हो गए। तंबू के अंदर राघव नट खड़ा था। उसके सामने वही रस्सी थी, वही ऊंचाई, वही खतरा। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। चंपा उसके पास आई। तैयार हो? राघव ने हल्की मुस्कान दी। इस बार डर नहीं है, उसने कहा। गौरी और माधव पास ही खड़े थे। गौरी की आंखों में उत्साह था, लेकिन आज उसमें समझ भी थी। आज कुछ खास होगा, उसने धीरे से कहा। माधव ने सिर हिलाया। हाँ, आज सब बदल जाएगा। फकीरा की आवाज़ गूंजी। आओ देखो वो खेल जो सिर्फ आंखों से नहीं दिलों से खेला जाता है। ढोलक की थाप तेज हो गई, मशालों की रोशनी और गहरी हो गई और फिर राघव रस्सी पर चढ़ गया। सन्नाटा, सिर्फ ढोलक की लय। पहला कदम, रस्सी हल्की सी हिली, लेकिन राघव का संतुलन अडिग था। उसकी आंखें सामने थी, कहीं दूर, जैसे वह किसी अदृश्य मंजिल को देख रहा हो। भीड़ की सांसें थम गई। दूसरा कदम, फिर तीसरा। हर कदम के साथ जैसे वह अपने अतीत से एक एक कर दूर जा रहा था। नीचे गौरी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। देखो, वो अब डर नहीं रहा, उसने कहा। चंपा की आंखें नम थी। उसने फुसफुसाया, आज वह खुद को माफ कर रहा है। राघव अब रस्सी के बीच में था, वही जहाँ कभी उसकी जिंदगी टूट गई थी। हवा का हल्का झोंका आया, रस्सी डगमगाई, भीड़ में हलचल हुई, लेकिन इस बार राघव रुका नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर उसने आगे कदम बढ़ाया। फकीरा की ढोलक अब चरम पर थी। एक एक कदम धीरे धीरे और फिर वह दूसरी तरफ पहुंच गया। ताली, पहले एक, फिर दूसरी, फिर पूरा तंबू तालियों के गूंज से भर गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। राघव ने नीचे देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। माधव ने घबरा कर कहा, गौरी सोच लो। लेकिन गौरी मुस्कुरा दी। मैं डर के साथ चलना सीख चुकी हूँ, उसने कहा। वह रस्सी पर चढ़ गई। भीड़ फिर से शांत हो गई। राघव आगे था, गौरी पीछे। दो अलग दुनिया एक ही रस्सी पर। पहला कदम, गौरी का पैर हल्का डगमगाया, लेकिन उसने संतुलन बना लिया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब आदेश नहीं था, भरोसा था। दूसरा कदम, फिर तीसरा। नीचे माधव की सांसें अटकी हुई थी। चंपा के हाथ जुड़े हुए थे। फकीरा की ढोलक अब धीमे हो गई और फिर दोनों रस्सी के बीच मिल गए। एक पल के लिए समय रुक गया। राघव ने गौरी की तरफ देखा। अब तुम अकेले चल सकती हो, उसने कहा। गौरी ने सिर हिलाया और फिर वह आगे बढ़ गई। उसके कदम अब हल्के थे, स्थिर थे और डर के परे थे। वह दूसरी तरफ पहुंच गई। पूरा तंबू तालियों से गूंज उठा। माधव की आंखों में आंसू थे। वह कर गई, उसने कहा। चंपा मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसने अपनी राह चुन ली। भीमसेन ने आसमान की तरफ देखा। नई पीढ़ी, नया रास्ता, उन्होंने कहा। ललित राम ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रात गहराने लगी, तारे आसमान में चमकने लगे। सर्कस का आखिरी खेल खत्म हो चुका था, लेकिन यह अंत नहीं था। अगली सुबह सर्कस के तंबू फिर समेटे जा रहे थे। गौरी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं थे। तुम लोग जा रहे हो? उसने पूछा। चंपा ने उसे गले लगाया। हम हमेशा चलते रहते हैं, उसने कहा, लेकिन कुछ जगह दिल रह जाते हैं। फकीरा ने ढोलक पर हल्की थाप दी
और ये गाँव अब हमारे कहानी का हिस्सा है, उसने मुस्कुराकर कहा। राघव गौरी के सामने आया। डर को कभी मत भूलना, उसने कहा, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। गौरी ने सिर हिलाया। और आप? उसने पूछा। राघव ने आसमान की तरफ देखा। अब मैं भागूंगा नहीं, उसने कहा। माधव ने धीरे से कहा, हम आपको याद करेंगे। सूरज उगने लगा था। तंबू धीरे धीरे गायब हो रहे थे और फिर सर्कस चला गया। लेकिन बड़गबा अब वह गांव नहीं था। पीपल के पेड़ के नीचे गौरी अब कभी कभी रस्सी बांधती। माधव नीचे खड़ा उसे देखता और दूर कहीं हवा में अभी भी ढोलक की हल्की थाप सुनाई देती, जैसे वह कह रही हो, कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस दिलों में बस जाती। धन्यवाद दोस्तों पूरा कहानी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।